हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप्स। सो आज की हमारी जो क्लास है सीयूईटी ज्योग्राफी की, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट करने वाले हैं। ठीक है। सो हम लोग शुरू कर लेते हैं। और अभी तक हमारी जो क्लासेस हो चुकी हैं, आई होप आप लोगों ने अच्छे से देखी होंगी, रिवीजन किया होगा। और एक चीज़ मैं आपको क्लास के शुरू में बता दे रही हूँ कि देखो, होता क्या है, मोस्टली स्टूडेंट्स को शायद ये लग रहा होगा कि एग्जाम में तो अभी बहुत देर है, तो अभी से क्या ज़रूरत है हमें ये देखने की, करने की। बट होता क्या है कि जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म होते हैं, राइट, उसके बाद फिर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है आपके पास। करना क्या है, धीरे धीरे जब अभी से आप इस चीज़ को करते रहोगे ना, तो जैसे ही सीयूटी के एग्जाम की डेट अनाउंस होती है, उस समय पर आपके पास प्रेशर नहीं होगा, बर्डन नहीं होगा, जिसमें कि आप परफॉर्मेंस अच्छी कर पाओगे, है ना। तो जो भी आप जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस शहर में आप पढ़ना चाहते हैं, आपको आपकी मर्जी के हिसाब से इंस्टीट्यूट मिल सकता है, आपका कॉलेज आप ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। सो जरूरी होता है, होता क्या है कि हमें तैयारी पहले से करनी पड़ती है। ठीक है। सो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ग्रोथ को बोलते हैं वृद्धि, और डेवलपमेंट को बोलते हैं विकास। वृद्धि और विकास क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। सो बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब आप वृद्धि की बात करते हैं, जब आप ग्रोथ की बात करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि इसने ग्रोथ की। अब ये डिपेंड करता है कि ग्रोथ नेगेटिव हुई है या पॉजिटिव हुई है। सेम चीज डेवलपमेंट के साथ भी होती है, यानी कि एक समय में, एक किसी टाइम पीरियड में आप परिवर्तन की बात कर रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो जो परिवर्तन हुआ है वो सकारात्मक है या फिर वो नकारात्मक है, ये हम बाद में बात करेंगे। बट अभी हम यहाँ पर ये देखेंगे, ये जो दो टर्म हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनका आशय क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। सो इनका मतलब होता है किसी एक टाइम ऑफ पीरियड में, जो भी एक गिवन टाइम ऑफ पीरियड होता है, उसमें परिवर्तन को ग्रोथ बोलते हैं और वृद्धि बोलते हैं, राइट। यहां देखेंगे, द डिफरेंस इज दैट ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल। यानी कि जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, वो क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ, मात्रात्मक होती है, और वैल्यू न्यूट्रल होती है। दूसरी चीज, इट मे बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, यानी कि जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि अगर पॉजिटिव ग्रोथ हुई है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स दिखेंगे। अगर नेगेटिव ग्रोथ हुई है किसी चीज की, तो मान लो कोई चीज है अगर वो रिड्यूस हो रही, तो ये भी तो परिवर्तन है ना। हमने क्या बोला, इसका आशय होता है किसी गिवन टाइम ऑफ पीरियड में परिवर्तन। सो परिवर्तन नकारात्मक सकारात्मक दोनों, कोई भी चेंज अगर होगा तो वो परिवर्तन कहलाता है, चेंज जो भी है, ठीक है। अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो सकारात्मक डायरेक्शन में जा रहा है, दिशा में जा रहा है, या फिर नकारात्मक दिशा में जा रहा है, ये डिपेंड करता है कि हम उस चीज को किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट द चेंज में बी इधर पॉजिटिव शोइंग एन इंक्रीज और नेगेटिव इंडिकेटिंग अ डिक्रीज। अगर सकारात्मक परिवर्तन होता है तो वो किसी चीज में इंक्रीजमेंट को, बढ़ावे को प्रदर्शित करता है, और अगर नकारात्मक परिवर्तन होता है तो वो किसी चीज में घटाव को, यानी उसको रिड्यूस कर रहा होता है। आगे यहां पर देखेंगे, अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, सो डेवलपमेंट मींस अ क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। और जब आप विकास की बात करते हो तो ये एक क्वालिटेटिव चेंज होता है। अब देखो, आपने दो चीज देखी, एक देखी वृद्धि और एक देखा विकास, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट। जब ग्रोथ की बात हम कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि ये क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है। वहीं जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं ये क्वालिटेटिव होता है, यानी कि गुणात्मक होता है। सो इस तरीके के सवाल आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे अगर वृद्धि वाले। और देखो एक चीज मैं बताऊं, जो भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, हर एक चैप्टर से 2 से 3 सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हैं, जिसको आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। तो आपको अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना ही है। अंडर एस्टिमेट किसी भी टॉपिक को, किसी चैप्टर को करना नहीं है आपको। यहाँ पर दो चीज आपके लिए जानने वाली है। ग्रोथ जो होता है वो कैसा होता है, ग्रोथ आपका होता है क्वांटिटेटिव, राइट। और वहीं पर जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कैसा होता है, सो डेवलपमेंट होता है आपका क्वालिटेटिव। एक में क्वालिटी होती है, एक में मात्रा, एक में गुण होते हैं और एक में मात्रात्मक होता है। सो दिस मीन्स दैट द डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और द एडिशन टू द कंडीशन, राइट, एग्जिस्टिंग कंडीशन।
यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट वहां पर नहीं हो सकता है कि जो कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं उसमें कोई सकारात्मक या नकारात्मक बढ़ावा मिलेगा। यानी कि जैसे कि हमने मात्रात्मक में देखा था, जैसे हमने ग्रोथ में देखा था। सो डेवलपमेंट अक्यूर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर? येट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। दूसरी चीज, अगर मान लो पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है तो जरूरी नहीं है कि जो पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है उससे पॉजिटिव विकास भी होगा, सकारात्मक विकास भी होगा, ये आवश्यक नहीं है। राइट? दूसरी चीज, डेवलपमेंट ऑक्यूर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन अ क्वालिटी। और एक चीज और, जब विकास होता है तो गुणवत्ता में परिवर्तन होता है, जो क्वालिटी होती है उसमें चेंज होता है और बढ़ावा मिलता है। कभी भी क्वालिटी कम होने पे हम ये नहीं बोलेंगे कि इसमें विकास हो रहा है। क्वालिटी हमेशा जब और अच्छी होगी तो हम बोलते हैं कि ये विकास हो रहा है। सो जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो हमेशा बढ़ोतरी की तरफ इशारा करता है, हमेशा आगे की तरफ इशारा करता है। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे देख लेते हैं। सो फॉर मेनी डेकेड्स, यानी कि ये बात दशकों से होती आ रही है, बहुत वर्षों से होती आ रही है। अ कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। होता क्या है, ये बात बहुत समय से होती रही, दशकों से। दशकों का मतलब है एक दशक जो होता है वो 10 वर्ष का होता है। और जब हम बोल रहे हैं कि मैनी दशकों, तो बहुत सारे वर्षों से ये बात होती रही है कि किसी भी देश का जो विकास होता है वो उस देश की आर्थिक वृद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है? देश का विकास, आपने एक चीज सुनी होगी, जब आप अमेरिका के बारे में सुनते हो, खबर पढ़ते हो, न्यूज सुनते हो, तो आप क्या सुनते हो कि बहुत ही विकसित देश है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बड़ी है, बहुत डेवलप अर्थव्यवस्था है, आप ये सुनते हैं। तो जो आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो देश के विकास उस पर निर्भर करता है। और ये जो बात है ये हम बहुत वर्षों से सुनते आ रहे हैं, पुरानी बात हो चुकी है। एंड दिस मीन्स दैट द बिगर द इकोनॉमी ऑफ कंट्री द मोर डेवलप्ड इट वाज कंसिडर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी उस देश को उतना ज्यादा विकसित समझा जाएगा। जैसा कि हम अमेरिका के कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं, आजकल हम चाइना के बारे में भी ऐसा पढ़ रहे हैं। राइट? यानी कि अगर अर्थव्यवस्था किसी देश अब देखो, जब हम अपने देश के बारे में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इकोनॉमी को बड़ी करने की बात की जा रही है। राइट? जो भी बच्चे इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, आप लोग न्यूज वगैरह देखते होंगे तो आपको पता है कि इकोनॉमी को बढ़ाने की बात की जा रही है, टारगेट फिक्स किया जा रहा है कि इतने वर्ष तक इकोनॉमी को इतने ट्रिलियन तक लेकर जाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देश हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है और विकास की ओर बढ़ रहा है। यानी अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी, देश का विकास उसी प्रकार का होगा, ये बात इस पर निर्भर करती है। ठीक है? सो इवन दो दिस ग्रोथ डिड नॉट रियली मीन मच चेंज इन द लाइफ ऑफ मोस्ट पीपल, जबकि ये जो ग्रोथ होती है ना, जो आर्थिक ग्रोथ होती है, जो आर्थिक वृद्धि होती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इसके बढ़ने से भी बहुत सारे लोगों के जीवन पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है? And the concept of human development was introduced by Dr. Mahbub ul Haq। ये सवाल तो जरूर आएगा, पक्का आएगा। ठीक है? यानी कि जो कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, मानव विकास का जो कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पर हम मानव विकास की बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे, जो कि हमारा टाइटल भी था। ठीक है? सो ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है मानव का विकास, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये दिया है डॉक्टर महबूब उल हक ने। नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट? दूसरी चीज, The Huck has described human development as development that enlarged people choice and improves their life। यानी डॉक्टर हक ने क्या कहा, इन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो एक तरीके का ऐसा विकास होता है दैट एनलार्ज पीपल्स चॉइस इम्प्रूव्स देयर लाइफ। यानी जो कि लोगों की इच्छाओं को बढ़ाता है और उनके जीवन को इम्प्रूव करता है, उनके जीवन को विकसित करता है। उनके जीवन को इंप्रूव करने का मतलब क्या हो कि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। देखो, अगर मान लो किसी के पास पैसे हैं, अगर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको खर्च कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। और मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि अगर पैसे अच्छे हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है उनका। आजकल चूंकि लोग बाहर जाते आते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनको पता है कि एक अच्छी लाइफ को कैसे लीड किया जाता है। राइट? दूसरी चीज, पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कॉन्सेप्ट। एंड इस अवधारणा के तहत सभी विकास के लिए लोग केंद्रीय हैं।
यानी कि ये जो धारणा है ये इस बात पर फोकस करती है कि किसी भी प्रकार के विकास के लिए जो सेंटर पॉइंट होता है वो लोग होते हैं, वो पीपल होते हैं। अगर उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, अगर उनके पास पैसा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी है। और ये चीज, लोगों का विकास, लोगों की आर्थिक स्थिति, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, उनकी एजुकेशन, ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे विकास पर डिपेंड करता है। ठीक है। These choice आर नॉट फिक्स्ड बट कीप ऑन चेंजिंग। और ये जो विकल्प है कोई निश्चित विकल्प नहीं है, ये विकल्प कोई फिक्स्ड विकल्प नहीं है, बल्कि ये बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। एंड द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट अ कंडीशन वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ। यानी जो बेसिक गोल होता है ना विकास का जो मूल लक्ष्य है, जो बेसिक सा लक्ष्य है विकास का, वो क्या है? विकास का जो मूल लक्ष्य है वो क्या है? विकास का मूल लक्ष्य ये है कि ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां लोग सार्थक जीवन जी सके, मीनिंगफुल जीवन जी सके। देखो ये तो बहुत जरूरी है, एक डिग्निटीफुल लाइफ जीना, एक मीनिंगफुल लाइफ जीना, एक अच्छा जीवन जीना बहुत ही आवश्यक होता है। और बोला भी जाता है क्या ही फायदा है ऐसी लाइफ का जिसको आप अच्छे तरीके से ना जी पाओ, अच्छे तरीके से ना कर पाओ, राइट? सो आगे देख लेते हैं यहाँ पर मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या होता है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है, तो इसका मतलब क्या होता है मीनिंगफुल लाइफ का? सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। किस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए? अपने सराउंडिंग्स की, अपने आसपास की। दूसरी बात, अपने हेल्थ की, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, खाना पीना, आप कितना प्रकृति के साथ सामंजस्य में रह रहे हैं, है ना? आजकल तो इतना ज़्यादा चिंता का विषय बन गया है कि जब हम एक तरफ विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ देखेंगे, अगर आपने बिना सोचे समझे डेवलपमेंट पर बात की या फिर एक्शन लिया, तो कहीं ना कहीं आप पर्यावरण को, प्रकृति के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, जिसका कि आपको, और फिर बाद में जब रिटेलिएशन होता है तो हमको भरपाई भी करनी पड़ती है ना? सो वो हमें नहीं करना है। जब बात विकास की होती है तो बहुत ही सामंजस्यपूर्ण व्यवहार वहां पर करना होता है। एंड अ मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत लंबी, यानी कि आप 100 साल तक जी जाओ, ये मीनिंगफुल लाइफ नहीं होती है। लाइफ भले ही छोटी हो लेकिन ऐसी हो कि अगर कोई देखे भी तो देखने वाले भी गए कि वाह बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले किया। सो इट मस्ट बी अ लाइफ विद सम पर्पज। आपका जो जीवन है वो कुछ उद्देश्य उसका होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपने पढ़ाई लिखाई अच्छे से की, ठीक है। अब आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बन जाती है कि आप समाज को, आप सोसाइटी को पे बैक करें। आप क्या पे बैक करेंगे? आप अपने ज्ञान को बांटेंगे, आप ट्रांसफर करेंगे, राइट? और वो जो ट्रांसफर होता है, देखो जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हमारी आजीविका चलाने का साधन भी होता है ना? उससे हमारी अपनी लाइफ को हम लीड कर रहे होते हैं। बट हम जो अब सामने वाले को जो चीज़ दे रहे हैं, जो हमारे पास है, वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। यानी आप किसी को अगर पढ़ा रहे हो, आपके पास शिक्षा है, शिक्षा दे रहे हो, तो वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए ताकि उसके भी काम आ सके। जो भी चीज़ आपने सीखी है वो आप दूसरों को ट्रांसफर करो। सो आपका कोई पर्पज होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जीव जंतुओं की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं कि प्रकृति को स्वच्छ रखना है, पृथ्वी को स्वच्छ रखना है, तो साफ सफाई में उनका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो बीचेस की सफाई करते हैं, वो जितनी भी, जहाँ पर भी गंदगी देखेगी उसमें वो अपना एक टीम बनाएंगे, है ना? आपने देखे होंगे अलग अलग एनजीओज बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। लेकिन बनना एक अलग बात है और उसको रियली जो पर्पस के लिए आपने किया है उसको फुलफिल करना एक अलग चीज होती है। अपने पर्पस को सर्व करना अलग बात होती है, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी। इसका मतलब लोग स्वस्थ होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया, अवेयरनेस का मतलब सीधा सा है कि आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये भी हमें पता होना चाहिए। एंड बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। दूसरी चीज क्या है? हमें अपने टैलेंट को, अपनी क्षमताओं को विकसित करना चाहिए एंड सोसाइटी के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए, सोसाइटी को सर्व करना चाहिए, पे बैक करना चाहिए। देखो होता क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं, हमारे पेरेंट्स
हमको पैसे देते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, तो हम पढ़ पाते हैं। पेरेंट्स के साथ साथ बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, राइट। जैसे कि आप हवा ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये तो पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं, ये कौन दे रहा है? ये आपको प्रकृति से मिल रही है। तो पेड़ पौधे आपको दे रहे हैं, तो प्रकृति का कितना बड़ा रोल है। बहुत सारी चीज़, आप मान लो ट्रेवल करके जाते हो, आप पैसे देते हो, कई बार ऐसा आपने देखा होगा आपके जेब में पैसे हैं, लेकिन अगर आप जो चीज, मान लो आपको कहीं जाना है और आपके पास अपना व्हीकल नहीं है, राइट, और आपको यूज करना है ट्रांसपोर्ट, सो अगर पैसे हैं भी लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है तो कोई मूल्य नहीं होता है उस पैसे का। सो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि आप यहाँ पर अपने टैलेंट को विकसित करें, सोसाइटी के साथ पार्टिसिपेट करें और सोसाइटी के साथ सोसाइटी को सर्व करें, पे बैक करें। दूसरी बात, उसके साथ हार्मनी में रहें एंड अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फ्री फील करें। आगे देख लेते हैं। सो बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटी इन एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज इज देयर फॉर इम्पोर्टेंट इन एनलार्जिंग देयर चॉइसेस, है ना। इसीलिए होता क्या है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना एंड इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, इफ पीपल डू नॉट हैव कैपेबिलिटी इन दीज एरियाज, अगर मान लो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी क्षमताएं, उनकी जो टैलेंट है वो इस क्षेत्र में नहीं है, सो इन दीज एरिया देयर चॉइस ऑल्सो गेट द लिमिटेड, तो क्या होगा कि उनकी जो चॉइसेस हैं वो लिमिटेड हो सकती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। कौन से 4 स्तंभ होते हैं मानव विकास के, देख लेते हैं। सो जस्ट एज एनी बिल्डिंग इज सपोर्टेड बाय पिलर्स, आपने देखा होगा जब घर बनता है, जब मकान बनता है तो पिलर्स बनाए जाते हैं, है ना। जब मकान बनता है तो पिलर्स बनाए जाते हैं। उसी तरीके से कोई भी बिल्डिंग बनने के लिए जिस प्रकार से पिलर्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मानव विकास के लिए भी कुछ स्तंभों की आवश्यकता होती है, कुछ पिलर्स की आवश्यकता होती है। और वो जो पिलर्स हैं वो क्या काम करते हैं, या किसको हम पिलर्स के रूप में डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट में। सो and the idea of human development is supported by the concept of equity, यानी कि जो मानव विकास का आइडिया है ये किसके द्वारा सपोर्ट किया गया है, इक्विटी यानी कि समता, एंड सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। सो ये जो 4 पिलर्स हैं, कौन से 4 पिलर हैं, एक है इक्विटी यानी कि समानता, दूसरी है स्टेबिलिटी, स्थिरता, और थर्ड है आपकी प्रोडक्टिविटी, और चौथी है यहाँ पर एम्पावरमेंट। सो ये आपके यहाँ पर 4 स्तंभ हैं, यानी कि आपको यहाँ पर दिखेगी समानता, राइट। उसके बाद आपको दिखेगा स्थिरता, एंड उसके बाद यहां पर आपको दिखेगा उत्पादकता। उत्पादकता के बाद आपको यहां पर दिखेगा सशक्तिकरण, राइट। सशक्तिकरण, ये 4 पिलर होते हैं इसके। सो इक्विटी रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबॉडी, यानी कि समानता का अर्थ क्या है, समानता का अर्थ होता है कि अगर 4 लोग हैं तो चारों को समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। और आपने हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मूल अधिकार हैं, उसमें भी समानता की बात की गई है, ठीक है। सो ये हमारा मूल अधिकार भी है भारत के नागरिकों का यहाँ पर कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। दूसरी चीज, द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम एंड इंडियन कास्ट, राइट। सो भारत में क्या होता है, यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं ये किस क्षेत्र में हमारे लिए समान होनी चाहिए, लिंग यानी कि जेंडर, कास्ट, रेस, और दूसरी चीज रिलीजन। इसका कोई लेना देना नहीं होता है कि आप किस उससे आते हैं तो आपको कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इनके रेस्पेक्टिव क्या होता है, हम सभी को समान अवसर यहाँ मिलना चाहिए। दूसरी बात, ये दिस इज अ वेरी ऑफन नॉट द केस आई हैपेंस इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी, फिर भी अक्सर होता क्या है कि ऐसा नहीं होता है, और हर समाज, लगभग हर समाज में ऐसा। सो सस्टेनेबिलिटी मीन्स, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, कंटिन्यूटी। किसी भी चीज में स्थिरता का मतलब होता है लगातार जब आप उस चीज को कर रहे हो, तो ये होता है कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्थिरता का मतलब होता है कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, ठीक है। जो अवसर आपको मिलते हैं अगर वो कंटिन्यूअस आपके लिए अवेलेबल है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। दूसरी चीज क्या होती है,
To have sustainable human development, each generation must have the same opportunity. यानी कि सतत मानव विकास के लिए प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलने चाहिए। सतत मानव विकास क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना? सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट? सो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके लिए क्या होता है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको यहाँ पर मिलना चाहिए। एंड ऑल एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। यानी कि सभी पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। जितने भी ऑल एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी कीपिंग इन माइंड, राइट? कब? फ्यूचर को माइंड में रखकर ये सब किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, मिसयूज ऑफ एनी दीज रिसोर्सेज विल बी लीड टू फ्यूअर अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर आप किसी भी चीज का मिसयूज करते हो तो क्या होगा? किसी रिसोर्सेज का मिसयूज करते हो तो जो फ्यूचर जनरेशन होगी, जो हमारी भावी पीढ़ी होगी, उसके लिए चीजें कम पड़ेंगी। इसीलिए देखो, आजकल एक चीज बोली जाती है कि जैसे कोयले की बात आती है या फिर जब पानी की बात आती है, क्यों बोला जाता है कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितनी आपको जरूरत है उतना पानी लीजिए, है ना? क्योंकि उसके दो कारण हैं। क्या है? कि जो फ्रेश वाटर है वो लिमिटेड है, राइट? फ्रेश वाटर लिमिटेड है और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो अभी भी ऐसा हो चुका है कि बहुत ज्यादा पानी की जो उपलब्धता है वो कम हो चुकी है अलग अलग शहरों में, ठीक है? और भारत के कई सारे जगह तो ऐसे हैं, कई सारे स्टेट्स में, कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, कई स्थान ऐसे हैं जहां पर लोगों के लिए जो बेसिक नीड हमारी होती है ना पानी को लेकर के, वो भी इतनी लिमिटेड हो गई है कि उनको बाहर से टैंकर्स आते हैं, पानी दे करके जाते हैं, उनके पास नहाने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर, देखो, एक तो है जो हम बुकिश यानी बुक वाली चीज़ें पढ़ते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप लोग घर पे हो या आप कहीं बाहर भी हो, देखो हमारी जो हैबिट्स होती है ना, वो एक तरीके से हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं कि हम कैसे हैं, हम क्या हैं, हम कैसे व्यवहार करते हैं। आप कहीं पर भी हो, आपकी आदतें हमेशा आपके साथ जाती हैं। सो करना क्या चाहिए कि देखो, पानी की आपको जितनी नीड है उतना पानी लो, पानी वेस्ट नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। जैसे लोग अपनी गाड़ियां धुलते हैं तो पाइप लगा के एकदम से पानी खूब बह रहा है 1.5 से 2 घंटे, वो नहीं करना है। दूसरी चीज क्या होती है, जब आप हमने अभी पीछे प्रकृति के साथ हार्मनी की बात की कि आपको प्रकृति के साथ किस तरीके से सामंजस्य बिठाना है, तो लोग क्या करेंगे कि बाहर जाएंगे, खाने पीने के लिए कुछ लिया, खाया और चिप्स का पैकेट बाहर आपने फेंक दिया। वो भी नहीं करना होता है, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीजें होती हैं, और स्पेशली पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारा काम दूसरों को समझाना है, उनको रोकना है। हमारा काम खुद उस गलत चीज को करना नहीं है कि हम बाहर जा रहे हैं, रोड, एक बात बताओ, जब आप बोलते हो देश हमारा है, तो इसको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी किसकी? केवल सरकार की होती है। इन सभी कामों को, चाहे वो प्रदूषण से लड़ने की बात हो, ये काम कभी भी गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, ये सामाजिक भागीदारी से होती है, नागरिकों की भागीदारी से होती है। और जब उस देश के नागरिक इतने अवेयर होंगे कि वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, वो इस चीज़ को कंट्रीब्यूशन, ऐसे नहीं है कि और ज़्यादा कर रहे हैं, गवर्नमेंट साफ कर रही है, आप बाहर में कूड़ा फेंक दे रहे हो, है ना? वो नहीं करना है हमें। सो हमें इन चीज़ों को रोकना है और स्प्रेड करना है इस अवेयरनेस को कि ये चीज़ ठीक नहीं है। आप सोच के देखो, कई बार लोग बीचेस पे घूमने जाते हैं, पानी की बोतल आप समुद्र में फेंक के आ जाते हो, वहां पर इतनी मरीन लाइफ होती है, उनके फिश के मुंह में बॉटल फंस जाती है ना? कई बार बहुत सारा ये देखने को मिला है, डेटा आया है पीछे कि उनकी डेथ हो गई है इस वजह से। सो ये सोचने वाली बात होती है। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम इसको। प्रोडक्टिविटी की अगर हम यहाँ पर बात करें, सो here means प्रोडक्टिविटी हेयर मीन्स द ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क्स। यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें कितनी उत्पादकता निकल रही है, कितना प्रोडक्टिव वर्क आप कर रहे हैं। यानी मान लो हम बोलते हैं कि आज का जैसे पूरा दिन है, तो जैसे ही शाम होगी तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो दिन था वो कितना प्रोडक्टिव था, हमने कितना काम ऐसा किया है जो हमारे लिए यूजफुल था, हमने जिसके लिए किया है उसके लिए यूजफुल था, ये हमारे सोसाइटी के लिए यूजफुल था। सो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आपके काम की जो
उत्पादकता होती है। एंड सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली एनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटी एंड पीपल। और इस तरीके की जो उत्पादकता होती है, होता क्या है कि कॉन्स्टेंटली जब लोगों की क्षमताओं को बढ़ावा मिलता है, लोगों की क्षमताएं बढ़ती हैं, उनमें टैलेंट आता है, वो प्रैक्टिस करते हैं, सो ये जो उत्पादकता होती है इसमें वृद्धि होती चली जाती है, ये बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, दूसरी चीज देख लेते हैं यहाँ पर। सो अल्टीमेटली इट इज अ पीपल हु आर रियल वेल्थ ऑफ नेशन। अगर आप देखेंगे तो किसी भी देश की जो धन होता है, कोई भी देश का जो धन होता है सबसे ज्यादा वहां के लोग होते हैं। अगर किसी देश के लोग यूथ है, यंग है, स्वस्थ है, बीमार नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, एजुकेटेड लोग हैं, इक्वेलिटी है, जो भी काम करते हैं प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं, सोचिए उस देश के बारे में। और डिसिप्लिन्ड है, कोई लापरवाही नहीं है अपने काम में, जागरूक हैं, अवेयर हैं अपने अधिकारों को लेकर भी और अपने कर्तव्यों को लेकर भी। देखो हमेशा दो चीज होती है, एक होते हैं राइट्स, राइट यानी कि अधिकार। कई बार होता क्या है कि जब आप कोई फाइट करते हैं तो किसके लिए, राइट्स के लिए करते हैं। इन्हीं के साथ साथ एक और चीज आती है, वो क्या होती हैं, वो होती हैं हमारी ड्यूटीज यानी कि कर्तव्य। जब हम किसी से अपने अधिकार मांग रहे होते हैं तो उसके प्रति हमारी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो हमें फुलफिल करने होते हैं, जो हमें पे करने होते हैं। और जब कर्तव्य और अधिकार दोनों का सामंजस्य होता है तो फाइट की कोई जगह ही नहीं बचती है यहाँ पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सो देयरफॉर एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज एंड प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटी अल्टीमेट लीड्स टू बेटर वर्क एफिशिएंसी। यानी कि उनके ज्ञान को बढ़ाने और बेहतर स्वस्थ सुविधाएं देने के लिए प्रयास अंततः होता क्या है, बेहतर कार्य कुशलता की ओर ले जाते हैं। एंड एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइस। एक बात और, जो एम्पावरमेंट होता है, जो सशक्तिकरण होता है, मान लो हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। सो एम्पावरमेंट में यहां पर क्या होगा, सशक्तिकरण में हैव द पावर टू मेक चॉइस, आपके पास चुनाव करने की शक्ति होती है। अगर आप शक्तिशाली हैं तो आपके पास चुनाव करने की शक्ति है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप अगर वीक कंडीशन में हैं, है ना, तो आपके पास चुनाव करने की शक्ति नहीं है, आपको जो दे दिया जाएगा आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है इसके अलावा। इसीलिए बोला जाता है कि पढ़ना चाहिए। आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छी जगह पर पढ़ो, अपने आप का, अपने मानसिक विकास, अपना मानसिक विकास करो, शारीरिक विकास करो, दूसरी चीज स्वस्थ रहो, है ना। उससे क्या होता है कि जब आप अच्छे से पढ़ोगे, किसी फील्ड में कोई भी आप जब काम अच्छे से कर रहे होते हो तो आप अर्न करोगे, और जब आप अर्न कर रहे होते हो तो आप एम्पावर होते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो। आपके पास चॉइस होती है कि आपको सिलेक्शन करना है किसी चीज का या नहीं करना है, छोड़ना है नहीं छोड़ना है, ठीक है। लेकिन जब आप वीकर कंडीशन में होते हो, कोई और अर्न कर रहा है और आपके एक्सपेंडिचर्स को, आपके कंजप्शंस को कोई और एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है, स्पॉन्सर कर रहा है, तो होगा क्या वहां पे, आपके पास कोई ये शक्ति नहीं होगी कि नहीं आपको ये नहीं चाहिए ये चाहिए। आपको जो दिया जाएगा वो लेने के लिए बस वही आप लोगे, राइट। दूसरी चीज, increasing freedom and capabilities, so good governance and people oriented policies are required to empower people। और सरकार की तरफ से इनिशिएटिव होना चाहिए कि गवर्नमेंट लोगों को एम्पावर करने के लिए पॉलिसीज चलाई जाती, बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी गवर्नमेंट हमारी चला रही है, राइट। सो द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली एट डिसएडवांटेज ग्रुप्स ऑफ सोशल इम्पोर्टेंस, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों का सशक्तिकरण विशेष महत्व का होता है। अब हम यहाँ पर अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट देख लेते हैं, मानव विकास के दृष्टिकोण क्या क्या है। सो देयर आर मैनी वेज ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ऑफ द इम्पोर्टेंट अप्रोच, और इसकी कुछ महत्वपूर्ण अप्रोच हैं, जैसे कि इनकम अप्रोच होना चाहिए, दूसरी चीज वेलफेयर अप्रोच एंड द मिनिमम नीड्स अप्रोच होनी चाहिए, एंड कैपेबिलिटी अप्रोच यानी कि क्षमताओं को विकसित करना। कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि अपनी जो आवश्यकताएं हैं, अपनी जो नीड्स हैं, अपनी जो ज़रूरत है, उनको जितना हो सके मिनिमाइज करो, मतलब कि कम से कम में, राइट। वेलफेयर अप्रोच होना चाहिए एंड इनकम अप्रोच भी होना चाहिए। दूसरी चीज मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास का मापन। क्या है मानव विकास का मापन, उसके बारे में देख लेते हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स have been released since 1990 and have explored different theme through the human development approach। यानी कि मानव विकास रिपोर्ट
1990 से जारी की जा रही है। देखो ये सवाल पीछे भी आया था सीयूटी में, जो अभी 24 में एग्जाम हुआ है ना, वहां पर भी आया है। सो 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी हुई है। दूसरी चीज, इसमें मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों का अन्वेषण किया गया है। एंड द रिपोर्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी के लिए मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय के द्वारा ये तैयार की जाती है। सो जो मानव विकास रिपोर्ट है वो यूएनडीपी का कार्यालय इसको जारी करता है, ये चीज ध्यान रखनी है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, है ना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में जान लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, HDI इज कंपोजिट इंडेक्स दैट मेजर एवरेज अचीवमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड टेकिंग इनटू अकाउंट्स 3 इंडिकेटर्स, यानी कि जो HDI है एक समग्र सूचकांक है, कंपोजिट इंडेक्स है, जो कि 3 संकेतकों में ध्यान में रखते हुए मानव विकास की औसत उपलब्धि को ये दर्शाता है। क्या है 3 मानव विकास इसके जो पक्ष हैं? वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी की जाती है तो उसमें 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहली क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि जन्म के समय पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये एसडीजी 3 में बात की गई है, इसकी तो कई बार ना ऐसे भी पूछ लेता है कि एसडीजी 3 में क्या लिखा गया है, सो ये भी ध्यान रखना है। दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात कहाँ पर की गई है? एसडीजी 4.3 एंड मेनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एसडीजी 4.4। आपको ये याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। दूसरा है ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई एसडीजी 8.5। देखो जो सीयूटी में आपके सवाल आएंगे ना, वो इसी तरीके के सवाल आएंगे यहाँ से, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चंस आए वो यहीं से इसी तरीके के सवाल आए, है ना। आगे देख लेते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर देखिए ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो इसके डायमेंशंस आप देखें, डायमेंशंस यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है? ये है इसके इंडिकेटर्स, संकेतक कौन से हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स होगी। और दूसरी यहाँ पर क्या है? एक्सपेक्टेड ईयर्स स्कूलिंग, यानी कि मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि स्कूलिंग के एवरेज ईयर्स, ये एजुकेशन इंडेक्स इसमें जारी किया जाता है। और तीसरा है, क्योंकि बोला था ये कंपोजिट इंडेक्स होता है, यानी कि डायमेंशंस हैं ये इंडेक्स के, ठीक है। तीसरा क्या है? जीएनआई पर कैपिटा, पर कैपिटा इनकम कितनी है, ग्रॉस इनकम कितनी है, ये वाली चीज यहाँ पर ध्यान दी जाती है। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ये इसका डायमेंशन है। नॉलेज होना जरूरी है। अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो जनता है, जो लोग हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक डिसेंट होना चाहिए, राइट। डिसेंट लाइफ स्टाइल यहाँ पर होना चाहिए, इसकी बात की जा रही है। सो ये है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट, HDI। उसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस। भूटान दुनिया का एकमात्र देश है जिसने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशी, देश की प्रगति का माप घोषित किया है। एंड एक और चीज यहाँ पर आप देखिए, material progress and the technological development are approached more cautious, taking into the consideration the possible harms and they might bring to environment and the other aspects of the cultural and spiritual life, right। यानी कि भौतिक प्रगति और तकनीकी विकास के प्रति जो अधिक सतर्कता यहाँ पर बरती जाती है। एंड क्योंकि इससे पर्यावरण और भूटानी लोगों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को संभावित नुकसान पहुंच सकता है ना। सो सिंस 1990, 1990 से ही यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन पब्लिशिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर।
सो यूएनडीपी एसडीआई जारी करता है, और कब? हर साल जारी करता है। कब से शुरू हुआ? तो 1990 से शुरू हुआ था। दूसरी चीज, दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ रैंक वाइज लिस्ट। ये जो रिपोर्ट है रैंक वाइज लिस्ट जारी करती है देशों की, एंड ऑल मेंबर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जितने भी देश इसके सदस्य हैं उन सभी की जो रैंक जारी की जाती है वो मानव विकास के एक लेवल के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार का मानव विकास है। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आर टू इंपॉर्टेंट इंडिकेट्स टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट इश्यूड बाय यूएनडीपी। यानी कि ये जो दो हैं, ये मुख्य मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास को मापने के लिए ये दो महत्वपूर्ण सूचकांक माने गए हैं यहाँ पर। ठीक है, सो आज की जो क्लास है हमारी उसको हम यहीं तक रखते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से आप लोग क्लास करो, अच्छे से पढ़ो, और इस चीज़ को माइंड में मत रखो कि एग्जाम में अभी बहुत देर है तो अभी से क्या करना है। अभी से आप पढ़ोगे तभी अपने मन मुताबिक जो आपके लिए अच्छा है वो कॉलेज आप ले सकते हो, राइट। सो क्योंकि अगर जब बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की आती है तो आपको पता है वहाँ पर आपको जो एक्सपोजर मिलता है ना वो अलग प्रकार का होता है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी उतना आसान नहीं होता है, कि जब आप मेरिट देखोगे ना कैसे जाती है। ठीक है, सो थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को देखते रहो ताकि एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। अच्छे से अच्छा आपको कॉलेज मिले ताकि अच्छे से अच्छा काम अपने फ्यूचर में आप कर पाओ और अच्छी जगह से पढ़ करके निकलो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।